मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM, नाम तो सुना ही होगा। वही स्कीम जिसमें आपका कोई दूर का रिलेटिव या स्कूल का भूला बिसरा दोस्त अचानक एक दिन आपको कैफे में बुलाता है। वो आपको बताता है कि कैसे वो बस 2 साल में ऑडी खरीदने वाला है और आपको बस अपने नीचे 3 लोग जोड़ने हैं। वो 3 लोग अपने नीचे 3 लोग जोड़ेंगे और बूम, आप सब सीधे स्विट्जरलैंड पहुंच जाएंगे। हम सबको लगता है कि MLM सिर्फ साबुन, शैम्पू या जादुई दवाइयां बेचने के लिए होता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि चेन सिस्टम का इस्तेमाल करके भारत के सुदूर गांव में भगवान और भरोसे का धंधा चल रहा है और इस धंधे के तार सीधे जुड़े हैं अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों तक। ये कहानी किसी आम फाइनेंशियल फ्रॉड की नहीं है, कहानी है टिमोथी इनिशिएटिव यानी कि TTI की, एक ऐसी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन जिसने भारत में बिना किसी लीगल परमिशन के, बिना किसी FCRA रजिस्ट्रेशन के, बैंकिंग सिस्टम की नाक के नीचे से 92.55 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड रोटेट कर दिया। और ट्विस्ट ये है कि इस पैसे का एक हिस्सा सीधे उस इलाके में पहुंचा जहां भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज नक्सलियों से लड़ रही है। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड और बस्तर के कनेक्शन की। कहानी की शुरुआत होती है इसी साल यानी 18 अप्रैल 2026 की रात को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एजेंसीज रूटीन चेकिंग कर रही थी। तभी उनकी नजर एक शख्स पर पड़ती है, नाम है मीका मार्क। अब मीका साहब दिखने में तो आम पैसेंजर जैसे लग रहे थे, लेकिन जब उनके सामान की तलाशी ली गई तो कस्टम और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के होश उड़ गए। उनके पास से कोई सोना या ड्रग्स नहीं मिला, बल्कि मिले 24 फॉरेन डेबिट कार्ड्स। ये सारे फॉरेन डेबिट कार्ड्स अमेरिका के ट्विस्ट बैंक के थे। अब भाई, एक आम इंसान विदेश यात्रा पर जाता है तो 1 या 2 इंटरनेशनल कार्ड्स रखता है, बहुत हुआ तो 3 रख लेगा, लेकिन 24 कार्ड्स, वो भी किसी और के नाम के नहीं। यही तो खेल था। इन कार्ड्स पर किसी इंसान का नाम नहीं लिखा हुआ था, इन पर कोड्स लिखे हुए थे, जैसे NE1, NE2, सदर्न रीजन 1 जैसे। तो ये मामला सीधे ईडी के पास पहुंचा। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर सुनील कुमार ने मोर्चा संभाला और पिछले गुरुवार को बेंगलुरु के कोथनूर पुलिस स्टेशन में एक भारी भरकम FIR दर्ज करा दी। इस FIR में सिर्फ मीका मार्क का नाम नहीं था, इसमें नाम था TTI USA यानी द टिमोथी इनिशिएटिव्स का, उसके इंडियन ऑपरेशंस के हेड जोनाथन S राजन का, और साथ में थे अजीत वर्गीस मथाई, वर्गीस चाको छत्तीसगढ़ से, बबलू कुर्मी असम से और सुप्रीम जॉय मैसूर से। जब ईडी ने इसके बाद अजीत वर्गीस मथई के ठिकानों पर रेड मारी तो वहां से 37 लाख शुद्ध कैश बरामद हुआ। और जब पूरी कड़ियां जोड़ी गई तो पता चला कि पिछले कुछ ही महीनों में नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच इन लोगों ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को चकमा देकर 92.55 करोड़ यानी कि लगभग $9.9 मिलियन का ट्रांजैक्शन कर डाला था और इनका कुल एक्सपेंडिचर 95 करोड़ रुपीस के ऊपर था। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉस, भारत में विदेशी पैसा आना कोई नई बात तो है नहीं, इतनी सारी NGO है, इन्हें पैसा मिलता है, तो इसमें इल्लीगल क्या है? यहाँ एंट्री होती है हमारे देश के एक सख्त कानून की जिसका नाम है FCRA, जिसका नियम सीधा है, अगर किसी भी विदेशी संस्थान यानी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को भारत में 1 रुपए भी डोनेशन या फंड के रूप में भेजना है तो उसे होम मिनिस्ट्री से FCRA का लाइसेंस लेना होगा। सरकार एक एक पैसे का हिसाब रखती है कि पैसा किसने भेजा, क्यों भेजा और कहां खर्च हुआ। लेकिन द टिमोथी इनिशिएटिव के पास लाइसेंस नहीं था। अब जब दरवाजा बंद हो तो ये लोग खिड़की से नहीं, सीधे वेंटिलेटर से अंदर घुसे। इन्होंने एक ऐसा लूप होल निकाला जिसे देखकर अच्छे अच्छे हैकर्स भी शर्मा जाएंगे। इन्होंने क्या किया? अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बैठे इनके डोनर्स ने वहां के ट्रस्ट बैंक में अकाउंट्स खुलवाए। उन अकाउंट्स के डेबिट कार्ड्स जो इंटरनेशनल थे उन्हें चुपचाप कुरियर्स या एजेंट्स के थ्रू इंडिया भिजवा दिया गया। पिछले कुछ सालों में ऐसे 1000 से ज्यादा फॉरेन डेबिट कार्ड्स भारत में बांटे गए हैं। अब सोचिए, इन कार्ड्स पर किसी आदमी का नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ रीजनल कोड्स लिखे हुए हैं। भारत में बैठा इनके नेटवर्क का कोई बंदा जाता है, किसी भी नॉर्मल ATM में कार्ड डालता है और धड़ाधड़ कैश निकालता है। RBI को क्या लग रहा है? RBI को लग रहा है कि कोई अमेरिकी टूरिस्ट भारत घूमने आया है और अपने खर्चे के लिए पैसा निकाल रहा है, लेकिन असल में वो पैसा जा रहा था एक बहुत बड़े कन्वर्जन नेटवर्क को खड़ा करने में। न कोई KYC, न कोई FEMA रूल्स का पालन, सीधे सीधे कानून की धज्जियां उड़ाई गई, या बोलिए कानून का डर ही नहीं था। अब जानते हैं टिमोथी इनिशिएटिव्स के बिजनेस मॉडल के बारे में। वैसे ऑप इंडिया की टीम पिछले कई महीनों से इस संगठन पर लगातार नजर बनाए हुई थी। हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया वो किसी भी कल्ट या कॉर्पोरेट फ्रॉड से कम नहीं है।
इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खड़े करने में दो मेन लोग हैं, डेविड नेल्स और उसका बेटा जेरेड नेल्स। ये दोनों महाशय 2009 से 2015 तक भारत में रहे थे। 2009 में जब इन्होंने शुरुआत की थी तो इस मिशन का नाम रखा गया था प्रोजेक्ट इंडिया। सोचिए, नाम से ही साफ था कि इनका एकमात्र एजेंडा क्या था। बाद में जब इनके पैर यहां पर जम गए तो इन्होंने इसका नाम बदलकर द टिमोथी इनिशिएटिव कर दिया। अब बात करते हैं इनके क्रिश्चियन MLM मॉडल की कि ये कैसे अपने अंडर 3-4 लोगों को जोड़ेंगे। इन्होंने भारत में बड़े बड़े आलीशान चर्च बनाने में पैसा खर्च नहीं किया। क्यों? क्योंकि बड़ा चर्च बनेगा तो सरकार की नजर में आ जाएंगे, लोकल लोगों को शक होगा और खर्चा भी ज्यादा होगा। इन्होंने निकाला एक सस्ता और टिकाऊ मॉडल जिसे ये कहते हैं हाउस चर्च, यानी किसी भी लोकल व्यक्ति का इसमें घर यूज होता था। हर एक हाउस चर्च को स्पॉन्सर करने में अमेरिका से सिर्फ कुछ $100 करीब 25 से 30 हजार रुपए भेजे जाते थे। अब इस नेटवर्क को चलाने के लिए इन्होंने बाकायदा बाइबल के किरदारों पर आधारित एक कॉर्पोरेट हायरार्की बनाई हुई थी। तो इसमें सबसे ऊपर आता है पॉल्स। ये होते हैं टॉप लेवल के रीजनल मैनेजर्स। इनका काम होता है बड़े फंड्स को मैनेज करना और अपने नीचे नए एजेंट्स भर्ती करना। दूसरे नंबर पे आते हैं टिमोथीज। ये होते हैं मिडिल लेवल के चर्च प्लांटर्स। इनका काम होता है गांव में जाकर पैठ बनाना और लोगों को इकट्ठा करना। तीसरा है टाइटसेस। ये होते हैं ग्राउंड लेवल के विलेज लीडर्स जो सीधे आम लोगों से डील करते हैं। चौथा है, जैसे एक आम MLM कंपनी में होता है कि तुम जितने ज्यादा मेंबर लाओगे तुम्हारा लेवल उतना बढ़ेगा और ऊपर वाले को उतना कमीशन मिलेगा, ठीक वैसे ही यहाँ हर नए हाउस चर्च और हर नए कन्वर्टेड व्यक्ति के सर पर इन एजेंट्स को डॉलर के हिसाब से इंसेंटिव मिलता था। और इसी मॉडल के दम पर यह संगठन गर्व से दावा करता था कि इन्होंने भारत में 2 लाख से ज्यादा सफल कन्वर्टर्स का नेटवर्क तैयार कर लिया है। अब इनका ट्रेनिंग मैनुअल देखते हैं जिसमें आप जानेंगे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब आप कहेंगे रितिका, लोग इतने भोले तो होते नहीं है कि कोई भी आकर उनको कन्वर्ट कर दे, इसके लिए तो बहुत अपोज होता होगा ना। हाँ, विरोध तो होता था और इसी विरोध से बचने के लिए TTI ने बकायदा अपने कार्यकर्ताओं को एक मैनुअल दे रखा था। ऑप इंडिया की जांच में इस मैनुअल के जो अंश सामने आए हैं वो आंखें खोलने वाले हैं। इसमें साफ साफ सिखाया गया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली स्ट्रैटेजी कैसे अपनानी है। इस ट्रेनिंग मैनुअल में वॉलंटियर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। नंबर 1, हिंदू मेजॉरिटी गांव में सीधे जाकर अपनी पहचान मत बताओ, पहले वहां के लोकल लोगों से घुलने मिलने का नाटक करो। नंबर 2, गांव में जो कास्ट लीडर्स या बड़े बुजुर्ग हैं सबसे पहले उनसे दोस्ती करो, उनका भरोसा जीतो। अगर गांव का मुखिया या बड़ा नेता आपके पक्ष में आ गया तो बाकी गांव को संभालना आसान हो जाएगा। नंबर 3, स्थानीय रीति रिवाजों का विरोध मत करो बल्कि उनका इस्तेमाल करो। उनके भजनों की धुन पर अपने गाने गाओ। इसे ये अपनी भाषा में डिस्कवरी बाइबल स्टडी कहते हैं, जहां एक सोशल सर्विस या सोशल ग्रुप की आड़ में धीरे धीरे लोग का माइंड वॉश किया जाता है। इनके इस खेल में अकेले TTI शामिल नहीं था। अमेरिका और कनाडा के कई बड़े बड़े चर्चेस जैसे केंसिंगटन चर्च, वुडडेल चर्च और मिशन ग्रुव चर्च इन्हें लगातार बैक एंड सपोर्ट, पैसा और ट्रेनिंग दे रहे थे। इनके पास्टर टाइम टू टाइम टूरिस्ट वीजा पर भारत आते थे, इन चर्चेस का मुआयना करते थे और वापस भी चले जाते थे। अब एक बार जान लेते हैं इसका रेड कॉरिडोर कनेक्शन। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां तक भी लिमिटेड रहती तो शायद ये सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड या इलीगल कन्वर्जन का मामला होता। इस केस का जो सबसे डरावना और सीरियस एंगल है जिसने देश की सिक्योरिटी एजेंसीज के कान खड़े कर दिए, वो है इसका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सलवाद कनेक्शन। ईडी की जांच में यह साफ हुआ कि इस 92.55 करोड़ के इलीगल फंड्स में से एक बड़ा हिस्सा लगभग 6.34 करोड़ सीधे छत्तीसगढ़ के बस्तर, धमतरी और असम के उन इलाकों में भेजा गया जो नक्सल प्रभावित है। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट इन एरियाज में विकास पहुंचा रही है, हमारी सेना और पुलिस के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर नक्सलियों को पीछे धकेल रहे हैं। दूसरी तरफ उसी सेंसिटिव वैक्यूम में ये अमेरिकी पैसा पहुंच रहा है। सोशल सर्विस और रिलीजन के नाम पर आदिवासियों को देश की मुख्य धारा से काटने की कोशिश की जा रही है। अब जरा बेंगलुरु के कोथनूर पुलिस स्टेशन में दर्ज इस FIR को ध्यान से देखिए। इसमें कानून की ऐसी सख्त सेक्शंस लगे हुए हैं जो आमतौर पर बड़े गैंगस्टर्स या देशद्रोहियों पर लगाए जाते हैं।
BNS का सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, सेक्शन 318 धोखाधड़ी के लिए और सेक्शन 336/340 जालसाजी या फिर फौजरी के साथ साथ इसमें सबसे बड़ी चोट की गई है देश के सबसे कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यानी कि UAPA के सेक्शन 13 लगाकर, क्योंकि जब विदेशी पैसा देश को तोड़ने वाले या अशांति फैलाने वाले तत्वों के पास पहुंचने लगे तो वो सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं रह जाती है, वो नेशनल सिक्योरिटी पर सीधा हमला बन जाता है। अब कोई पूछ सकता है कि जो लोग वहां सिर्फ प्रार्थना सभाएं करवा रहे हैं उन पर आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों वाला UAPA की सेक्शन 13 क्यों लगा दिया है। यहीं पर ईडी की शिकायत इस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश कर देती है। ईडी की रिपोर्ट कहती है कि TTI का असली खेल सिर्फ लोगों का धर्म बदलना नहीं था, बल्कि उनके ट्रेनिंग सर्मन्स यानी धार्मिक उपदेशों के जरिए बहुत ही खतरनाक लेवल की ब्रेन वॉशिंग करना था। इन भोले भाले आदिवासियों के दिमाग में धीरे धीरे ये जहर भरा जा रहा था कि इंडियन स्टेट देश का कानून और उनका खुद का मूल समाज उनका असली दुश्मन है। अब एक बार आप ठंडे दिमाग से समझिए, एक तरफ बस्तर के जंगलों में नक्सली बंदूक के दम पर आदिवासियों को भड़काते हैं कि ये देश तुम्हारा दुश्मन है, और दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर के दम पर ये हाउस चर्च वाले प्यार से रिलीजन की आड़ में उनके दिमाग में ठीक यही बात प्लांट करते हैं। यानी दोनों का मकसद बिल्कुल एक ही है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी को खोखला करना और ट्राइबल इलाकों में भारत सरकार के खिलाफ एक असंतोष खड़ा करना। यही वजह है कि जांच एजेंसीज ने इसे सीधे नेशनल सिक्योरिटी पर हमला बताया है। अब इसी में डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या हुई है? जैसे ही ईडी की रेड पड़ी और मिका मार्क एयरपोर्ट पर दबोचा गया, वैसे ही इस पूरे सिंडिकेट में हड़कंप मच गया। आनन फानन में TTI की जो भारतीय वेबसाइट थी उसे बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी को पता चला कि अमेरिका में बैठे इनके आकाओं ने रिमोट एक्सेस का इस्तेमाल करके भारत में मौजूद सिस्टम का डेटा, चैट्स और बैंकिंग रिकॉर्ड्स सब हटा दिया है। और ये सब इसलिए हुआ ताकि कोई सबूत ना बचे। जब मैंने खुद इस वीडियो को बनाने से पहले द टिमोथी इनिशिएटिव की वेबसाइट सर्च करने की कोशिश की तो भारत में पूरी तरह से ब्लॉक दिखाई दी है। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और डिजिटल फुटप्रिंट पूरी तरह कभी मिटते नहीं हैं। जो सच ऑप इंडिया की टीम पिछले कई महीनों से अपने रिपोर्ट्स के जरिए आपके सामने ला रही थी, आज उस पर देश की सबसे बड़ी ईडी ने अपनी मुहर लगा दी है। ये पूरा मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो चीजें हमें बाहर से बहुत ही मासूम चैरिटी या सोशल सर्विस जैसी दिखती हैं, उनके पीछे की क्रोनोलॉजी कितनी गहरी और खतरनाक हो सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ऐसे फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस पर और ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूं ऋतिका चंदोला, आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेटिव वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।